नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एएसओ की जो हमारी क्लासें चल रही हैं उसका चौथा पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में ये काम आएगा आपका पार्ट। इसके बाद हम पुलिस में जो कंप्यूटर आता है उसकी भी हम प्रिपरेशन कराएंगे आपको। इसके अलावा लाइब्रेरी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी कराएंगे। हमारा प्रयास ये है कि आपको यहाँ पे सारा कुछ मैटर मिल जाए और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग प्रदान करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको बताया था जैसॉफ्ट नाम से अपना चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के वो इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया जा सके और लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने ये देखा था कहाँ तक हमने पढ़ चुके थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर तक हमने पढ़ लिया था, क्विक एक्सेस टूल बार ये भी पढ़ लिया था, एक्सटेंडेड मोड भी पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं होम ग्रुप की, हम बात करते हैं। ठीक है, तो होम ग्रुप में क्या होता है, देखिए जल्दी जल्दी से हम सवाल जो आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, टैब जो होते हैं वो टैब हमारे, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो टैब हैं वो क्या होता है, आपका जो रिबन होता है उस रिबन को टैब्स में बांट दिया जाता है। 2007 से पहले क्या होता था, ऊपर टाइटल बार होता था, फिर मेन्यू बार, फिर उसके नीचे टूल बार होता था। अब क्या होता है, रिबन में क्या होते हैं, टैब होते हैं। ठीक है, और टैब्स में क्या होते हैं, आपके ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं, आपके फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना, ये फंक्शंस होते हैं। तो अब क्या है, आपका रिबन जैसे उसमें टैब है, तो पहला टैब कौन सा होता है, होम टैब होता है। ऐसे इस तरीके से आपके टैब होते हैं, होम टैब होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है इंसर्ट टैब होता है, उसके बाद पेज लेआउट टैब होता है, उसके बाद में मेलिंग टैब होता है, रेफरेंसेज, रिव्यू, व्यू, ऐसे टैब होते हैं। होम टैब में फिर 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, ऐसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। ऐसे हमें हर एक टैब को हमें पढ़ना है, उसमें कौन कौन से ग्रुप है और क्या क्या मेन चीज है, और वो पूछी जा सकती है। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले होम टैब में। तो होम टैब में आपके कितने ग्रुप होते हैं, एक आपका ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। ठीक है ना, कौन सा होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है और एडिटिंग ग्रुप है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो टैब है उसमें कितने ग्रुप हैं और किस किस ग्रुप में कौन कौन सा फंक्शन मिलता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये जो फंक्शन है या कोई भी चीज है ये कौन से ग्रुप में मिलेगा, कौन से टैब में मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टैब में, कौन से ग्रुप में जाकर के ये चीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट जो ग्रुप है हमारा क्लिपबोर्ड, दूसरा होता है फॉन्ट ग्रुप, तीसरा होता है पैराग्राफ और चौथा होता है स्टाइल्स, और पांचवा जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, एडिटिंग ग्रुप होता है। तो 5 ग्रुप्स आपको यहाँ पे होते हैं, किसमें होते हैं, होम टैब के अंदर, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड के बारे में। तो क्लिपबोर्ड जो है वो होता क्या है, आप जब भी होम टैब में जाओगे तो होम टैब में जाते ही आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, और पहला ग्रुप आपका क्या होगा, क्लिपबोर्ड, ये होगा इस तरीके से। मैंने आपको बताया था इस जगह उल्टे तीर का निशान होता है, एक वर्गाकार आकृति में, स्क्वायर शेप में उल्टे तीर का निशान, उसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां साइड में आपका क्या खुल जाता है, एक क्लिपबोर्ड खुल जाता है। क्लिपबोर्ड जो होती है, एक क्या होती है, क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी, मतलब थोड़े समय के लिए अगर आपको डेटा को स्टोर करना है तो वो मेमोरी क्या होती है, आपकी क्लिपबोर्ड होती है। जैसे आपने किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को, टेक्स्ट का मतलब जो कुछ भी आपने लिखा है ये टेक्स्ट है, और सेलेक्ट करने का मतलब आपने जैसे मान लीजिए इसको यहां तक सेलेक्ट कर लिया इस तरह से, तो ये जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है इसको कट या कॉपी आप करोगे तो वो कट करने पे या कॉपी करने पे कहां जाता है, क्लिपबोर्ड मेमोरी में जाता है। क्लिपबोर्ड एक छोटी बफर मेमोरी होती है। बफर मतलब जैसे आप शादी ब्याह में देखते हो बफर सिस्टम, 4 घंटे खाना पीना तमाशा होता है, उसके बाद वो सब साफ हो जाता है। तो टेम्परेरी स्टोरेज होता है। तो जहां पे आपको टेम्परेरीली अगर डेटा स्टोर करना है कुछ भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, बफर मेमोरी। तो क्लिपबोर्ड एक ऐसी मेमोरी है, बफर मेमोरी है, जो थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। तो जब भी हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वो कहां पे जाता है, क्लिपबोर्ड मेमोरी में जाता है। ठीक है ना, तो सेलेक्टेड टेक्स्ट जो होता है वो आपका कहां पे जाता है, क्लिपबोर्ड मेमोरी में चला जाता है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में,
तो देखिए यूजर द्वारा कट या कॉपी किया गया मैटर क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। यूजर जो भी मैटर है उसको कट या कॉपी करता है तो कहां जाता है, क्लिपबोर्ड में जाता है। और वापस कहां से आता है, वो क्लिपबोर्ड से आता है। जब भी आप कट कॉपी करते हो तो क्लिपबोर्ड में चला जाता है, जब पेस्ट करते हो तो वापस कहां से आता है, अगेन वो क्लिपबोर्ड से आता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन आता है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट या कॉपी करने पर वह किस मेमोरी में जाता है, रैम में, क्लिपबोर्ड पे, हार्ड डिस्क पे, कैश मेमोरी में, तो कहां जाता है, क्लिपबोर्ड में। पेस्ट करने पे कहां से आता है, क्लिपबोर्ड में जाता है। क्लिपबोर्ड है एक टेम्परेरी बफर मेमोरी। ठीक है, अब देखिए क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, ध्यान रखें। क्लिपबोर्ड में अधिकतम 24 ऑब्जेक्ट रह सकते हैं। 24 ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके वो क्लिपबोर्ड में रह सकते हैं। कट और कॉपी ऑप्शन मैटर को सेलेक्ट करने के बाद एक्टिव होते हैं और पेस्ट जो होता है कट या कॉपी करने के बाद। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया राम, अब राम लिखने के बाद में आपके कट और कॉपी जो ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कि भाई कट और कॉपी करें किसको, पहले सेलेक्ट तो करो। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सेलेक्ट करोगे कट और कॉपी हाईलाइट हो जाएंगे। जब इन दोनों में से कुछ भी यूज कर लोगे तब पेस्ट हाईलाइट होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद में फिर हम बात करते हैं, देखिए फॉर्मेट पेंटर की। अब फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, ये भी क्लिपबोर्ड में ही मिलता है आपको। डॉक्यूमेंट में किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को, किसी टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। मान लीजिए आपने लिखा, यहां पे आपने क्या लिखा, आपने लिखा राम, ठीक है, और एक जगह आपने लिख दिया सीता। ठीक है, अब आपने क्या करना है, राम को आपने क्या किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया और कलर इसका क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, और साइज कर दिया मान लीजिए कितना, 72। ठीक है, ये देखिए इसको आपने इस तरीके से कर दिया। अब आप चाहते हो कि जितने भी, मान लीजिए इस पे मैंने 50 ऑप्शन लगाए फॉर्मेटिंग के, अब वो सारे ऑप्शन आपको सीता पे भी अप्लाई करने हैं। तो अगर आपने क्या किया, आप चाहते हो कि सीता पे भी ऐसा ही हो, तो आप क्या करोगे कि सारे के सारे वो 50 ऑप्शन जो हैं वो सीता पे अप्लाई करोगे, लेकिन उनमें टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है कि वो 50 के 50 ऑप्शन एक बार में फॉर्मेटिंग वाले सीता पे अप्लाई हो जाए। नाम वही रहे सीता ही, लेकिन जो डिजाइन हमने डाली है, फॉर्मेटिंग जो हमने की है, उसको कॉपी करके इस पे पेस्ट करना है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ग्रीन हो जाए, 72 साइज हो जाए और कुछ हो जाए, वो सब इस पे अप्लाई हो जाए। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, ना कि अक्षरों को या टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना है, केवल उसकी डिजाइन को कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आएगा क्लिपबोर्ड में। तो जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पेंटर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पॉइंटर था इस तरीके से, ये वाला जो पॉइंटर था वो इस तरीके से ऐसे ऐसे शेप में बदल जाएगा। ठीक है, इस शेप को कहते हैं पेंट ब्रश। पेंट ब्रश का जो सिंबल होता है उसमें चेंज हो जाएगा। ये भी सवाल पूछा जाता है कि फॉर्मेट पेंटर में आपका माउस का पॉइंटर जो है वो कौन से सिंबल में चेंज हो जाता है, तो वो पेंट ब्रश जो होता है उस सिंबल में चेंज हो जाता है। तो जैसे सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर पे जाने के बाद ये आपका जो माउस का कर्सर है इस तरीके का, वो किस में चेंज हो जाएगा, पेंट ब्रश में चेंज हो जाएगा। और इसको सेलेक्ट करके जैसे ही इस पे इसको घुमाएंगे फिराएंगे इस तरीके से, तो वो सारी 50 की 50 चीजें इस पे क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। जो जो चीजें आपने इस राम पे लगाई थी वो सारी फॉर्मेटिंग कॉपी होके किस पे पेस्ट हो जाएगी, इस पे हो जाएगी। ठीक है ना, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि इसको सेलेक्ट करें और फिर आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट सी। इससे क्या होगा, इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। अगर आपने क्या प्रेस किया, आपने प्रेस किया कंट्रोल प्लस सी, तो इसका मतलब है आप टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी किया सेलेक्ट करके तो आप राम जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कॉपी कर रहे हो, और कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस किया तो इसका मतलब उसकी डिजाइन या फॉर्मेटिंग को कॉपी कर रहे हो। आपने यहां पे इसको सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल वी किया, वहां कंट्रोल सी किया होता तो राम लिख जाएगा, और अगर आपने वहां कंट्रोल शिफ्ट सी किया है और यहां पे आके कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस कर देते हो, कंट्रोल शिफ्ट और वी ये प्रेस कर देते हो, तो फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, आपकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है,
मतलब कंट्रोल शिफ्ट सी से तो क्या होगा, आपकी फॉर्मेटिंग कॉपी होती है, और कंट्रोल शिफ्ट वी से क्या होता है, फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी अगर आप प्रेस करोगे तो आपका टेक्स्ट कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस वी अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, टेक्स्ट आपका जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं तो फॉर्मेटिंग कॉपी होती है, और कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब क्या है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते ही माउस का पॉइंटर किस में चेंज हो जाता है, पेंट ब्रश में। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट पेंटर पे जाते ही माउस का पॉइंटर किस में चेंज हो जाता है, पेंट ब्रश में चेंज हो जाता है। मतलब इस तरीके का आपका एक सिंबल आ जाता है, ऐसे ऐसे करके इस तरीके का एक सिंबल ये आ जाता है। ठीक है ना, पेंट ब्रश में चेंज हो जाता है। जब हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, किस में चेंज हो जाता है, हाइपर लिंक पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपका माउस का पॉइंटर जो है वो हैंड शेप में चेंज हो जाता है। ये आपका माउस पॉइंटर है, जब फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे तो पेंट ब्रश में, और जब हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे तो किस में चेंज हो जाता है, फिंगर शेप में, हैंड शेप में चेंज हो जाता है ये। ठीक है, हैंड शेप इसको बोलते हैं। अब देखिए, अगर आपने सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आपने क्या किया, एक बार फॉर्मेट पेंटर पे अगर आपने क्लिक किया, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे माउस के सिंगल क्लिक से फाइल में फॉर्मेटिंग एक बार यूज होती है। आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक किया, ठीक है, तो एक बार क्लिक करने पे क्या होगा आपका, एक बार क्लिक करने पे एक बार ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने फॉर्मेट पेंटर पे दो बार या डबल क्लिक किया आपने, तो फाइल में आप उसको कितनी भी बार उसको यूज कर सकते हो। अब इसके बाद में अपना आता है फॉन्ट टैब। तो फॉन्ट टैब में हम देख लेते हैं। देखिए, बाय डिफॉल्ट जो अपना फॉन्ट होता है वो क्या होता है, कैलिब्री होता है, उसका साइज क्या होता है, ये फॉन्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, फॉन्ट और फॉन्ट फेस, और एक होता है फॉन्ट स्टाइल, ये सब चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, फॉन्ट फेस जो होता है, फॉन्ट साइज है ना, ये फॉन्ट और फॉन्ट फेस जो है ना वो एक ही बात है। ठीक है, और एक होता है आपका फॉन्ट साइज। ये जो चीज हम लिखते हैं, कैलिब्री है, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, एरियल ब्लैक है, ये सब क्या होता है अपना फॉन्ट या फॉन्ट फेस कह सकते हो इसको आप। फॉन्ट स्टाइल नहीं है ये इसकी, है ना, फॉन्ट या फॉन्ट फेस कहते हैं इसको। फॉन्ट साइज का मतलब होता है जैसे आपका कितना है, 11 है, उसके बाद में 16 है, 20 है, 22 है, 72 है, इस तरीके से वो फॉन्ट, ये क्या है अपना फॉन्ट साइज है, सॉरी। ठीक है, और फॉन्ट स्टाइल जो होती है, फॉन्ट स्टाइल आपकी होती है 4 तरीके की। एक होती है रेगुलर, इसके अलावा होती है बोल्ड, रेगुलर, बोल्ड, और एक होती है बोल्ड इटैलिक, और एक क्या होती है आपकी इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, एक होता है आपका बोल्ड इटैलिक। ठीक है, अंडरलाइन जो होती है वो फॉन्ट स्टाइल नहीं होती। आप सोचें ये फॉन्ट स्टाइल है, ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ये क्या है, फॉन्ट और फॉन्ट फेस। फॉन्ट कह लीजिए इसको या फॉन्ट फेस कह लीजिए, डिजाइन जो है फॉन्ट की। फॉन्ट स्टाइल आपकी 4 तरीके की होती है, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक। ठीक है, ये, और साइज आपको पता है कितना है, 10 है, 12 है, 72 है, इस तरीके से। तो इसको क्लियर रखिए। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्न में से बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल होती है आपकी वो कौन सी होती है, ये होती है रेगुलर। निम्न में से सही फॉन्ट स्टाइल नहीं है तो वहां पे देगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर। तो लोग क्या करते हैं कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो होती है, रेगुलर नहीं होती है। जबकि रेगुलर क्या होती है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है। नॉर्मल जो हम लिखते हैं वो रेगुलर फॉन्ट स्टाइल होती है। तो रेगुलर भी फॉन्ट स्टाइल होती है, बोल्ड भी होती है, इटैलिक भी होती है, लेकिन क्या होता है, अंडरलाइन जो होती है वो नहीं होती है। ठीक है ना, मैक्सिमम लोग ये गलत करके आते हैं कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को तो कर देते हैं फॉन्ट स्टाइल है, रेगुलर नहीं है। जबकि रेगुलर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है, कुछ भी नहीं लगाते हैं तो वो रेगुलर ही होती है। तो रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक, ये चारों की चारों क्या होती हैं, फॉन्ट स्टाइल होती हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड में क्या होता है अपना, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है वो क्या आता है, कैलिब्री। अच्छा, 2007 से पहले क्या आता था, टाइम्स न्यू रोमन आता था, टाइम्स न्यू रोमन ये चला करता था, और आपका साइज जो हुआ करता था वो होता था 12। ठीक है, अब जो होता है वो कौन सा चलता है बाय डिफॉल्ट, कैलिब्री आता है। फॉन्ट फेस जो होता है आपका वो कैलिब्री होता है, और साइज जो होता है वो कितना आता है, 11 आता है।
बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप से जो आता है साइज कितना आता है 11, और स्टाइल जो आपका फॉन्ट फेस है वो क्या आता है कैलिब्री। अब फॉन्ट को किस में नापा जाता है, तो फॉन्ट को नापा जाता है पॉइंट्स में नापा जाता है, पॉइंट्स में, इंच में, मीटर में, इसमें इस तरह से सवाल आता है। तो फॉन्ट साइज को पॉइंट्स में मापा जाता है, ये ध्यान रखें पॉइंट्स में, ठीक है। और फॉन्ट साइज जो होता है वो हमेशा किससे इंक्रीज होता है 0.5 से इंक्रीज होता है। मींस आप 10, 10.5, 11, 11.5 इस तरीके से आपका फॉन्ट साइज चलेगा, कभी भी ऐसे नहीं चलेगा 10, 10.1, 10.2, 10.3 इस तरीके से कभी भी फॉन्ट साइज इंक्रीज नहीं होगा। आपका जो फॉन्ट साइज है वो कैसे इंक्रीज होगा 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 14 इस तरीके से चलेगा। 0.5 इंक्रीज होगा एक बार में, कभी भी 1, 2, 3 ऐसे नहीं आएगा, है ना। ये मिनिमम फॉन्ट साइज जो होता है हमारा और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है वो देखें। अगर आप फॉर्मेटिंग टूल बार से अगर आप करते हो तो वहां पे क्या आता है, इस तरह की एक लाइन ये आएगी, ड्रॉप डाउन आपका एक लिस्ट बॉक्स टाइप में, एक कॉम्बो बॉक्स टाइप में आता है, ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है। उससे आप कितना कर सकते हैं, मिनिमम 8 पॉइंट और मैक्सिमम 72 पॉइंट तक अपने फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्टकट कीज की, तो हम क्या करते हैं कंट्रोल प्लस ये वाला जो सिंबल होता है ओपनिंग ब्रैकेट वाला, तो इससे हम क्या करते हैं फॉन्ट साइज को डिक्रीज करते हैं। और ये वाला हमारी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ये, इससे हम क्या करते हैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं। तो इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज है अपना कितना आ सकता है 1638 आ सकता है शॉर्टकट की से, या डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट इस तरीके से आता है ऑप्शन। तो उसमें क्या आता है, सॉरी वो आता है आपका एक इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए एक ऑप्शन आता है अपने पास में, ठीक है ना। तो उसमें क्या आता है 1638 तक हम क्या कर सकते हैं, 1638 तक पॉइंट तक इसका साइज मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, और मिनिमम कितना कर सकते हैं 1 पॉइंट तक कर सकते हैं, ठीक है। और ड्रॉप डाउन जो आपकी जो लिस्ट है उससे कितना कर सकते हैं 8 से लेके 72, किसी भी फॉन्ट के साइज को 0.5 पॉइंट तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब 0.5 इंक्रीज होगा एक बार में। अब देखिए बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल की, तो फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सी होती है, रेगुलर फॉन्ट स्टाइल होता है अपना, ठीक है, रेगुलर होगा, बोल्ड है, इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक है, अंडरलाइन अंडरलाइन नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल रेगुलर होता है, ये ध्यान रखें, रेगुलर, बोल्ड इटैलिक और बोल्ड इटैलिक। फॉन्ट इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है S2O, ये इस तरीके से आता है जैसे, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट में क्या होता है S2O, जैसे ये तो 2 सबस्क्रिप्ट हो गया। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे 10th ये किया TH हो गया। स्ट्राइक थ्रू, जैसे मान लीजिए मैंने नाम लिखा जय, ये काटते हुआ है, मैंने नाम लिखा KANU कानू, इस तरह से आ गया, मैंने नाम लिखा कोहिनूर, इस तरीके से ये, तो ये काटता आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बीच में से जो लाइन काटती आती है वो क्या गया स्ट्राइक थ्रू हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने जैसे एक नाम लिखा PRAKHYAT प्रख्यात, और डबल स्ट्राइक थ्रू, इसका मतलब क्या हो गया, डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब बीच में से 2 बार लाइन काटती हुई आएंगी, ठीक है ना। ये एम्बोस एनग्रेव मतलब थोड़ा सा मतलब क्या उसको क्या कर देंगे उभरा हुआ सा अक्षर आएंगे। ऑल कैप्स है जैसे सबके सब कैपिटल में, ऑल स्मॉल मतलब सबके सब छोटे अक्षरों में, शैडो मतलब परछाई बन जाएगी, हिडन मतलब थोड़ा सा गायब हो जाएगा, आउटलाइन मतलब डॉटेड उसमें आएगा। तो ऐसे इस तरीके से क्या है ये सब करके आप देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा किससे क्या होता है। ये सब क्या होते हैं आपके फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं आपके फॉन्ट इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं चेंज केस। तो अगर हम बात करें तो हमारे चेंज केस कितने होते हैं 1, एमएस वर्ड में कितने टाइप के चेंज केस पाए जाते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्रकार के चेंज केस पाए जाते हैं। पहला होता है सेंटेंस केस, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने लिखा KANU कानू इज गोइंग टू, GOING कानू इज गोइंग टू ट्यूशन, ऐसे मैंने लिखा है इस तरह से। तो ये एक सेंटेंस हो गया, कानू ट्यूशन पर जा रहा है, ऐसा एक सेंटेंस लिखा मैंने, कानू इज गोइंग टू ट्यूशन। अब क्या है ये अगर सेंटेंस केस हम सेलेक्ट करते हैं तो ये के जो है वो क्या हो जाएगा बड़ा होगा, ठीक है, ये के बड़ा होगा इसमें। बाकी सारे लेटर क्या होंगे, सबके सब लेटर क्या होंगे स्मॉल में होंगे।
सेंटेंस केस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो 5 तरह के आपके, ये भी पूछा जाता है कि कितने टाइप के आपके चेंज केस होते हैं, तो 5 तरह के आपके चेंज केस होते हैं। फर्स्ट जो होता है सेंटेंस केस, उसमें क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर जो होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। वाक्य का पहला अक्षर जो होता है वो क्या होता है, इसमें बड़ा होता है। ठीक है। दूसरा होता है लोअर केस। तो लोअर केस में अगर इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से, सबके सब जो है वो क्या होगा, छोटे अक्षर में आएंगे। कान्हू इज गोइंग टू ट्यूशन, इस तरीके से मैंने लिखा, तो सबके सब छोटे अक्षर में आएंगे। अपर केस, अपर केस का मतलब क्या होगा, सबके सब बड़े अक्षरों में आएंगे। कान्हू इज गोइंग, ये लिखा टू, TUTION, इस तरीके से। तो सबके सब अक्षर किस में आएंगे, बड़े अक्षरों में आएंगे अगर अपर केस सेलेक्ट किया है तो। टोगल केस में क्या होता है, पहला अक्षर छोटा और बाकी के सब क्या होते हैं, बड़े। या फिर अगर आपने लिख रखा है जैसे KANU, ये इज का क्या हो जाएगा, I छोटा S बड़ा, GO गो जो है इसका हो जाएगा आपका GO, यहां पे हो जाएगा S बड़ा, G का क्या हो जाएगा आपका G स्मॉल और O बड़ा। ठीक है, ING, T स्मॉल O बड़ा, T स्मॉल TUTION। ठीक है। तो ये जो अक्षर है आपके, ये क्या हो जाएंगे, ये छोटे हो जाएंगे, पहला अक्षर छोटा और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, शब्द, हर वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर छोटा और बाकी के सब बड़े। ठीक है। किसमें, टोगल केस में क्या होता है, टोगल केस में होगा कि वाक्य का पहला अक्षर जो है वो, सॉरी, वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर छोटा और सब के सब फिर बड़े। तो जैसे कानून का के स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है। इसका आई स्मॉल है, बाकी कैपिटल है। गोइंग में जी के स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है। TO2 में स्मॉल है, बाकी कैपिटल है। ट्यूशन में टी स्मॉल है और बाकी सब कैपिटल है। ठीक है। या फिर टोगल केस का मतलब होता है उल्टा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाए, बड़ा है वो छोटे अक्षर में आ जाए। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मीनिंग ये होता है कि वाक्य का पहला अक्षर जो होता है वो क्या होता है, वाक्य का मतलब जो वाक्य में जितने भी वर्ड हैं तो हर शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा होगा और बाकी के सब क्या होंगे, छोटे होंगे। इज, उसके बाद में फिर क्या होगा, जी। ठीक है, OING, TO, यहां पे ट्यूशन। ठीक है, इस तरीके से। तो टोगल की कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा होता है और बाकी के सब क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो हर शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा होगा और बाकी के सब क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है। ये इसके बाद में क्या आता है, स्केलिंग आता है। स्केलिंग में क्या होता है, फाइल की वास्तविक स्थिति देखने हेतु यूज किया जाता है। जैसा कि सॉफ्ट कॉपी में है वैसा ही आपको किस में दिखे, हार्ड कॉपी में दिखे। ठीक है। स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि स्केलिंग में आपका ये देखा जाता है कि आपने जो कुछ भी लिखा है जो सॉफ्ट कॉपी में है वो हार्ड कॉपी में कैसे दिखेगा। ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्केलिंग यूज करते हैं। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो स्केलिंग होती है हमारी वो कितनी होती है, 100% होती है। बाय डिफॉल्ट जो स्केलिंग होती है हमारी वो 100% होती है। मिनिमम स्केलिंग कितनी होती है, 1% और मैक्सिमम स्केलिंग कितनी होती है, 600% होती है। ठीक है। मिनिमम स्केलिंग क्या होती है, 1% और मैक्सिमम स्केलिंग जो होती है वो क्या होती है, 600% होती है। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि मैक्सिमम स्केलिंग कितनी होती है, 600% और मिनिमम कितनी होती है, 1% और बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 100%। ठीक है। एक वर्ड आता है कर्निंग, एक वर्ड आता है इसमें। तो कर्निंग का मीनिंग क्या होता है वो देखें। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट के दृश्य दृष्टिकोण के लिए कर्निंग का यूज किया जाता है। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट के दृश्य दृष्टिकोण के लिए कर्निंग का यूज किया जाता है। कर्निंग का मतलब उसको कैसा दिखेगा, उसको देखने का जो तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में क्या आता है, कैरेक्टर स्पेसिंग की हम बात करते हैं। तो कैरेक्टर स्पेसिंग में क्या होता है, मिनिमम स्पेस और मैक्सिमम स्पेस। तो अगर हम कैरेक्टर्स के बीच में, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, यहां पे हमने लिखा कोई वर्ड लिखा हमने, तो यहां पे हम लिख देते हैं जैसे राम। ठीक है, ये राम लिख दिया हमने। तो राम में क्या होगा,
राम में अब इसमें अक्षरों के बीच में कितना स्पेस है, तो अपने आप से मिनिमम स्पेस कितना मानते हैं हम, 0 पॉइंट का स्पेस मिनिमम होता है। और मैक्सिमम स्पेस अगर हम बात करें तो इन शब्दों के बीच, अक्षरों के बीच में, तो वो कितना आएगा, मैक्सिमम स्पेस जो है वो कितना आ सकता है, 1584 पॉइंट तक इसमें आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम स्पेस कितना आएगा। दो अक्षरों के बीच जो स्पेस होता है वो कितना होता है, नॉर्मल अगर हम बात करें तो 0 पॉइंट होता है, कंडेंस्ड एक वैल्यू होती है उसमें 0 पॉइंट, एबीसी इस तरह से आता है कैपिटल में, और एक्सपेंडेड में कितना आता है, एबीसी 1 पॉइंट आता है। ठीक है, ये वैल्यूज दे रखी है इनकी, कितने कितने आएगा इसमें। इसके बाद में हम बात करते हैं पैराग्राफ टैब की। तो पैराग्राफ टैब में क्या होता है, एक सिंबल होता है पैराग्राफ सिंबल का, तो उसमें पैराग्राफ का शो हाइड वाला एक ऑप्शन आता है। शो हाइड वाले ऑप्शन में क्या होता है आपका, उसका यूज किया जाता है कि पैराग्राफ आपका कहां से स्टार्ट है कहां पे एंड हो रहा है। इस तरह का एक पाई टाइप में एक सिंबल आता है और एक सिंबल आता है एस का। तो जैसे ही आपने शो वाले पे क्लिक किया तो ये सिंबल्स आपको दिखने लग जाएंगे, और अगर आपने हाइड वाले पे क्लिक किया तो ये हाइड हो जाते हैं। अब ये दोनों सिंबल जो हैं वो आते कहां कहां पे हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये सिंबल कहां कहां पे कैसे कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले ये समझें कि पैराग्राफ होता क्या है। आपने कोई लाइन लिखी, मान लीजिए आप लिखते आ रहे हो, यहां जाके आपने एंटर कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका एक पैराग्राफ हो गया। आपने इतनी सी लाइन लिखी, एंटर कर दिया, दूसरा पैराग्राफ हो गया। आपने 2 अक्षर लिखे और एंटर कर दिया, तो वो आपका पैराग्राफ हो गया। आपने क्या किया, लिखते गए, लगातार लिखते गए और यहां तक लिखा, एंटर कर दिया, तो पैराग्राफ हो गया। तो जहां पे भी आप एंटर की प्रेस कर देते हो वो आपका क्या हो जाता है, पैराग्राफ हो जाता है। ठीक है ना, जहां पे भी आप एंटर की प्रेस कर देते हो वो आपका क्या हो जाता है, पैराग्राफ हो जाता है। अब इस पे जैसे ही आपने शो हाइड पे क्लिक किया तो जहां जहां पे भी पैराग्राफ है उस जगह पे आपके अपने आप से क्या बन जाएगा, एक सिंबल आ जाएंगे इस तरीके से, ऐसा सिंबल आने लग जाएगा, ये वाला सिंबल। तो जहां जहां आपका पैराग्राफ है उस जगह पे ऐसा सिंबल ये आ जाएगा, पैराग्राफ सिंबल इसे कहते हैं। और जहां पे भी आपने बीच में स्पेस छोड़ा है कहीं पे भी, तो उस जगह पे क्या बन जाएगा, उस जगह पे आपका स्पेस वाली जगह पे ऐसे एस इस तरह से आ जाएगा। तो जहां स्पेस है वहां एस आ जाएगा, और जहां पैराग्राफ हो रहा है, एंड हो रहा है, वहां पे पाई वाला ये सिंबल इस तरीके से आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पैराग्राफ सिंबल। ठीक है, इसके बाद में अलाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अलाइनमेंट क्या होता है अपना, अलाइनमेंट अपना होता है लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है और जस्टिफाई होता है। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से है और यहां से लिखना स्टार्ट हो रहा है तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, यहां से वैल्यू आ रही है तो राइट है, और बीच से स्टार्ट हो रहा है तो क्या है, वो सेंटर है। और अगर हम बात करें कि इस तरीके से लिखा जाए कि दोनों तरफ से क्या होता है, बराबर मार्जिन छोड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जस्टिफाई कहते हैं। राइट अलाइनमेंट मतलब राइट से लिखना स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर मतलब बीच से लिखा जा रहा है, और जस्टिफाई का मतलब होता है कि दोनों साइड से, बोथ साइड से इक्वल मार्जिन अगर छोड़ा जा रहा है तो उसके लिए क्या होता है, जस्टिफाई। आपने देखा होगा जब हम टाइपिंग करते हैं तो एक लाइन यहाँ जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब जैसे ही इसको जस्टिफाई करेंगे तो ये सारी लाइनें क्या हो जाएंगी, एक सीध में आ जाएंगी, और दोनों तरफ से क्या होता है, लेफ्ट और राइट मार्जिन से दोनों तरफ से मतलब इक्वल मार्जिन ये छोड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब दोनों साइड से इक्वल मार्जिन छोड़ना। ठीक है, दोनों साइड से इक्वल मार्जिन छोड़ना वो क्या होता है, आपका जस्टिफाई होता है। ठीक है, इसके बाद में ये ध्यान रखें इनकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+L होती है। इसके अलावा राइट जो आपका अलाइनमेंट है उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+R होती है। ठीक है, कितनी होती है, Ctrl+R। अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+E होती है। ठीक है, Ctrl+E। और जस्टिफाई की अगर हम बात करें तो जस्टिफाई में क्या होता है, जस्टिफाई इसकी होती है Ctrl+J। अब आप कहोगे लेफ्ट की तो हो गई Ctrl+L, क्योंकि L लेफ्ट स्टार्ट है L से, राइट स्टार्ट है R से, लेकिन सेंटर की C क्यों नहीं दी, क्योंकि आपकी Ctrl+C जो है वो किसकी है, शॉर्टकट की, कॉपी की शॉर्टकट की है। किसकी शॉर्टकट की है, कॉपी की। ठीक है, D फिर फॉन्ट की है, उसके बाद में E जो है वो किसकी होती है, फिर इसकी सेंटर अलाइनमेंट की। Ctrl+A होता है सेलेक्ट की, Ctrl+A किसका होता है, सेलेक्ट का, Ctrl+B बोल्ड का, Ctrl+C कॉपी का, D फॉन्ट का,
ई बचता है फिर उसके बाद में, और सी से आगे कौन सा आता है फिर अक्षर ई आता है, ठीक है ना। इसलिए क्या दिया, कंट्रोल प्लस ई। तो कंट्रोल प्लस एल किसका है, कंट्रोल प्लस एल है, कंट्रोल प्लस एल होता है लेफ्ट का, कंट्रोल प्लस आर होता है राइट का, कंट्रोल प्लस आर राइट का हो गया, कंट्रोल प्लस ई किसका हो गया, सेंटर का, और कंट्रोल प्लस जे किसका हो गया, जस्टिफाई का हो गया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या आता है, लाइन स्पेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो दो लाइनें हैं हमारे ये बीच में, जैसे मान लीजिए और भी लाइनें हैं, तो इनके बीच में कितना स्पेस आना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट अपना कितना आता है 1.15 स्पेस आता है, 1.15 कितना आता है 1.15 पॉइंट ये स्पेस होता है इनमें। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस कितने होते हैं हमारे पास में, बाय डिफॉल्ट तो होता है 1.15 और वैसे होता है 1, 1.5, 2, 2.5 और 3, कभी भी सवा और पौन नहीं आता है। देखिए 1, 1.5, 2, 2.5 और 3। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि गलत लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है तो ऐसे दे देगा 1.5, 2.0। तो देखिए 1 होता है, 1.5 होता है, 2 होता है, लेकिन ये 1.25 ये सवा वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर ऐसे दे दे 1.75 तो वो भी नहीं होता है, सवा और पौन ये कुछ नहीं होता, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है लाइन स्पेसिंग का, तो 1 से 3 तक होता है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, और क्या होता है 1.15 बाय डिफॉल्ट इनके बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है पैराग्राफ टैब, मैंने आपको ये बता दिया था अभी, और इसके बाद में फिर अपना कौन सा आता है, टैब आता है। तो देखिए टैब में आप ये ध्यान रखें कि 5 तरह के आपके टैब होते हैं। टैब का मतलब एक निश्चित दूरी तक आपको कर्सर को जंप करवाना है, तो 0.5 इंच तक कर्सर आपका क्या करता है, जंप करता है बाय डिफॉल्ट। आप जैसे स्पेस बार प्रेस करोगे तो आपका कर्सर इस तरीके से मूव करेगा धीरे 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 करके। लेकिन अगर आपने क्या किया, टैब की प्रेस की, तो आपका एक साथ जो कर्सर है वो आपका क्या करेगा, 0.5 इंच पे एकदम से जंप करेगा। आप इसको सेट कर सकते हो टैब स्टॉप पोजीशन को, बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 0.5 इंच। एक बार टैब दबाओगे तो आपका कर्सर सीधे ही 0.5 इंच पे जाकर के आगे रुकेगा, स्पेस से धीरे धीरे आगे जाएगा, ठीक है ना। अब जो आपके टैब होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं ये आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रकार टैब का नहीं है। तो देखो लेफ्ट टैब होता है, राइट टैब भी होता है, ठीक है ना। कौन सा होता है, लेफ्ट टैब होता है, राइट टैब होता है, सेंटर टैब होता है, डेसिमल टैब और बार टैब भी होता है। ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा टैब नहीं होता है, लेफ्ट टैब, राइट टैब, सेंटर टैब और डेसिमल टैब। अब आप क्या सोचोगे, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर भी होगा और ये नहीं होगा। मतलब ऐसे आ जाएगा कि निम्न में से किस प्रकार का टैब एमएस वर्ड में नहीं पाया जाता है। तो आपका दिमाग जो है ना वो वहीं पे जाएगा, डेसिमल दे देगा या फिर क्या दे देगा, इसमें बार टैब दे देगा। तो आप सोचोगे लेफ्ट राइट सेंटर तो होता ही है, डेसिमल या बार इसमें से ये नहीं होता। जबकि क्या होता है, सेंटर टैब, सेंटर तो दे रखा है, सॉरी है ना, सेंटर दे रखा है ना इसमें, तो क्या दे रखा है, लेफ्ट टैब, राइट टैब, सेंटर भी है, तो यहाँ पे क्या दे देगा, जस्टिफाई दे दिया मान लीजिए, ठीक है। तो जस्टिफाई कोई नहीं होता, लेफ्ट राइट सेंटर होता है, डेसिमल और बार टैब भी होता है, लेफ्ट राइट सेंटर, डेसिमल और बार, ठीक है। डेसिमल टैब में क्या होता है कि अगर डॉक्यूमेंट में पॉइंट के साथ नंबर है तो डेसिमल राइट में और नंबर को लेफ्ट में, मतलब पॉइंट के साथ ऐसे बताएगा, इधर डेसिमल, इधर पॉइंट वाली वैल्यू आ जाएगी, और डेसिमल तो कहाँ आएंगे, राइट में इधर आ जाएंगे, और नंबर जो है वो आपका लेफ्ट में आ जाएगा। ये डेसिमल टैब का काम होता है। बार टैब क्या करता है, इसके द्वारा टैब स्टेप पोजीशन के बीच में वर्टिकल बार इंसर्ट हो जाता है, मतलब आप कुछ भी लिख रहे हो तो बीच में क्या आ जाएगा, लाइन, इस तरीके से लाइनों से उसको अलग कर देता है, ठीक है। ये ऑफलाइन बैचों में मैंने सबको पढ़ा चुका हूं इनको, है ना, ये ध्यान रखें। इसके बाद में आता है फाइंड रिप्लेस गो टू। अब इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस एफ, ये फाइंड की होती है, कंट्रोल प्लस एच जो होती है वो रिप्लेस की होती है, और गो टू की होती है कंट्रोल प्लस जी, ठीक है। कंट्रोल प्लस जी जो होती है वो किसकी होती है, गो टू की होती है। कंट्रोल प्लस एच जो होती है वो होती है आपकी रिप्लेस की, और कंट्रोल प्लस एफ जो होता है वो किसके लिए होता है, फाइंड के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान रखें कि आप में एग्जाम में किसी भी कंपटीशन का एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस का है, पटवारी का है, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का है, चाहे वो किसी का भी एग्जाम है, आपको शॉर्टकट कीज तो आनी ही चाहिए, ठीक है ना।
तो अब इसमें हमने कहा कंट्रोल प्लस क्या है एफ। आपका पूरा एक डॉक्यूमेंट है, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को, किसी टेक्स्ट को सर्च करना है आपको, तो कंट्रोल प्लस एफ प्रेस किया, कुछ भी आपने लिखा, जैसे आपने लिखा राम, ठीक है, और अब ये वर्ड जो है उसमें सर्च किया जाएगा, कितनी बार ये वर्ड आया वो हाईलाइट करके आपको बता देगा, इतने टाइम्स ये वर्ड आया है और कहां कहां पे उसको हाईलाइट कर देगा। रिप्लेस का मतलब अगर आप चाह रहे हो कि कहीं पे आपने लिख दिया इज और उस जगह आप करना चाह रहे हो आर, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इस शब्द को इस शब्द से बदल दें, या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप रिप्लेस करना चाह रहे हो तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एच। गो टू का मतलब डायरेक्टली आप किसी पेज नंबर में, किसी लाइन पे, किसी सेक्शन पे जाना चाहते हो, लाइन नंबर 7 इस पे ले जाएं, तो इसको लाइन नंबर को डाला, सीधा गो टू किया तो वहां पे पहुंच जाओगे। आपने कहा पेज नंबर इतने पे जाना है 50 पे, सीधा गो टू में गए, पेज नंबर डाला 50 और सीधा एंटर किया तो 50 नंबर पेज पे आप आ जाओगे, ठीक है ना। तो ये आपको फाइंड रिप्लेस गो टू किस में मिलते हैं, एडिटिंग टैब में मिलते हैं। इसके बाद में इंसर्ट टैब को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये जो मेहनत मैं कर रहा हूं उसका आउटपुट कुछ निकलना चाहिए। आप समझें कि आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर में लाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही।